आपका जियोग्राफी में और कौन कौन सा टॉपिक बचा है? फॉरेस्ट बचा हुआ है ना, वन बचा हुआ है, जनगणना बचा हुआ है और इकोनॉमिक सर्वे बचा है। हाँ हाँ, वही तो इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा हूँ ना। आर्थिक सर्वेक्षण जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसके बारे में जानते हो? आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में जानते हो? जानते हो? तो इकोनॉमिक सर्वे जो हम लोग पढ़ते हैं ना, आर्थिक सर्वेक्षण, अभी चलो फिलहाल इसका तो अभी, जब इसको मैं क्लास लूंगा ना, बहुत सारा डेटा लिखवाऊंगा इसमें, है ना। इसमें बहुत सारा डेटा हम पढ़ेंगे, उसको याद करना होता है, वहां से डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें अलग अलग क्षेत्र हमको देखने को मिलेगा, जैसे कि हमको इसमें कृषि मिलता है ना, कृषि पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे। तो ये जो भी चीज हम पढ़ चुके हैं उसको फिर से हम रिपीट करेंगे। जैसे उद्योग में आप कुछ कुछ बताए हो ना, उद्योग में भी बहुत सारा नाम लिखा हो ना आपको, तो वही कुछ कुछ चीजें इसमें फिर से रिपीट वहां पर होंगी। कृषि अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, कृषि को इसमें पूरा डिटेल में इसी में पढ़ेंगे, है ना। इसी में हम लोग विद्युत पढ़ेंगे, है ना, विद्युत इसी में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग खनिज पढ़ेंगे, खनिज अभी कहाँ पढ़े हैं? मिनरल्स कहाँ पढ़े हैं? अभी नहीं पढ़े हैं ना। तो ये सब इसी में पढ़ना होगा हम, और बहुत सारी चीजें इसमें देखते हैं इस प्रकार से, है ना। पशुपालन, मछली पालन, और आता है बहुत कुछ, देखेंगे। हिस्ट्री में आपका कहाँ तक हुआ था? पांडु वंश तक, ठीक है। पांडु वंश में क्या क्या देखे थे, याद है कुछ शासकों का नाम? ठीक, पांडु वंश के शासकों का नाम बताओ। उदयन, इंद्रबल, इसके बाद शासक का नाम बताओ डायरेक्ट। क्या ट्रिक क्या था इसका? क्या था ट्रिक? इंद्र नमन, चंद्र अमन। इंद्र के बाद क्या आएगा? नन, न से क्या आएगा? नंदराज प्रथम। म से क्या आएगा? महाशिव तिवर देव आएगा, है ना, ऐसे तिवर देव। उसके बाद न से क्या आएगा? हाँ, नंदराज द्वितीय आएगा। ये प्रथम था, ये द्वितीय। इसके बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त। चंद्र के बाद क्या आएगा? हर्षवर्धन। उसके बाद क्या आएगा? महाशिवगुप्त बालार्जुन। और लास्ट में क्या आएगा? शिवनंदी। शिवनंदी, ठीक। चलो, तो कम से कम शासकों का नाम वैसे याद रखना जरूरी है। महाशिव तिवर ने क्या किया था? उपाधि धारण की थी। ठीक है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में क्या क्या देखे थे? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। उसी शासन काल को स्वर्ण काल कहते हैं। उसका शासन काल में, ठीक है, कौन आए थे उसके शासन काल में कौन आए थे? और आप लोग नहीं पढ़े हैं क्या? नहीं थे क्लास में? क्यों जी, नहीं थे क्लास में? कहाँ गायब हो गए थे? तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, पांडु वंश। सोमवंश में कुछ नहीं है ना, सोमवंश में कुछ भी नहीं है। जो हम लोग पांडु वंश पढ़े हैं, ये पांडु वंश कहाँ पर थे? ये हमारा छत्तीसगढ़। देखो, ये जो हम अपना छत्तीसगढ़ इस प्रकार से देखते हैं, इस कौन सा वाले हिस्से में ये जो पांडु वंश है वो शासन कर रहे हैं?
सिर्फ तो पढ़े तो कैसे नहीं पढ़े हैं बोल देते हैं। हाँ, क्यों? मतलब याद याद भी नहीं है कि क्या टॉपिक पढ़े थे, है ना? सिरपुर वाले क्षेत्र में यहीं पर क्या था? पांडु वंश हमको देखने को मिल रहा था। पांडु वंश जैसे ही खत्म होता है ना, महाशिवगुप्त बलार्जुन के बाद क्या, शिवनंदी आता है। शिवनंदी के बाद हम लोग देखते हैं कोई भी शासकों के बारे में ऐसा कोई विशेष जानकारी हमको नहीं मिलती है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के जो शासनकाल है उसको हम लोग देखते हैं करीबन मतलब कि कितना देखते हैं, उसमें क्या लिखवाया था हमें, 5वीं से लेकर के, हाँ, कब से कब तक डेट क्या था उसका, डेट कुछ लिखवाया था क्या? 595 से लेकर के 655, मतलब सीधा हम क्या कह सकते हैं, छठवीं, है ना, क्या कह सकते हैं, छठवीं सदी के आसपास महाशिवगुप्त बालार्जुन शासन किए हैं। जैसे छठवीं सदी समाप्त होता है, अच्छा देखो इसको छठवीं से सातवीं कह सकते हैं ना, ऐसे छठवीं से सातवीं सदी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग 655 देख रहे हैं, 595 से क्या 655, मतलब कि छठवीं से सातवीं सदी हम इसको कहेंगे। सातवीं सदी तक ये चला, सातवीं से आठवीं सदी तक जो शिव नंदी है और उसके बाद एक का तो जो भी शासक कर रहे होंगे वो सब चलता है। उसके बाद इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन हमको क्या जानने को मिलता है कि यही जो पांडु वंश है ये एक भाग में यहाँ पर आ चुका है, ठीक। कवर्धा का क्या, मैकल वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में आकर के शासन करना शुरू कर दिए हैं। इसका दूसरा भाग इधर आ चुका है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, उत्कल वाले क्षेत्र में जाकर इस प्रकार शासन करना शुरू कर दिए हैं। एक मिनट, हाँ, कलिंग वाला क्षेत्र बोलेंगे इसको, है, कलिंग वाले क्षेत्र में शासन करना चालू कर दिए हैं। और छोटा मोटा इस प्रकार से हमको ये कांकेर वाले क्षेत्र में और देखने को मिलता है ना। लेकिन और विशेष कुछ हमको इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो इनके, अब देखो जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इनके बारे में बहुत कुछ हमको नहीं पढ़ना है, बस शासकों का नाम को हमको एक एक बार देख लेना है, ठीक है। प्रश्न वहां से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो पांडु वंश को आगे चल करके क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोमवंश बोलते हैं। क्या कहलाएगा, सोमवंश कहलाता है। तो जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो सोमवंश थे, है ना, उसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कलिंग का सोमवंश। ये फिर उड़ीसा वाले क्षेत्र में चले गए हैं, मतलब लगभग हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर चले गए हैं, तो इनके बारे में हमको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस शासकों को नाम याद रखना है। तो अच्छा पहले इसको लिख लो, लगभग 9वीं सदी के आसपास से शासन किए थे, तो 9वीं से 11वीं सदी। लेकिन होता यह है कि 11वीं सदी आते आते हमारे छत्तीसगढ़ में कोई और शासक हो चुके हैं, इसीलिए हम इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, है ना। 11वीं सदी में हम लोग देखेंगे, 10वीं सदी में देखेंगे कल्चुरी वंश आ जाता है, तो कल्चुरी पढ़ना चालू कर देते हैं, इसको हम लोग नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर 9वीं से 11वीं सदी के आसपास तक कलिंग का सोमवंश हमको देखने को मिलता है। इसमें शासकों का नाम लिखना, ठीक है, जितने भी रूलर है उनका नाम हमको लिखना है। तो पहला यहाँ पर लिखेंगे शिवगुप्त, ठीक है, क्या है, शिवगुप्त। इसके बाद आएगा महाभवगुप्त, और इसमें बस प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे नाम लिखाते जाएगा, है ना। महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त, महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त, इस प्रकार से कंटिन्यू रिपीट होगा। तो हमको महाशिवगुप्त, महाभवगुप्त इसको याद ना रख के हमको क्या याद रखना पड़ेगा, इसके आगे का, जैसे यहाँ पर लिखा था ये जन्मे जय लिखाएगा, ठीक है, क्या लिखा था ये, जन्मे जय लिखा था है। तो ये याद रहे या ना रहे, कम से कम किसको याद रख लेना है, जन्मे जय को याद रख लेना है ना। तो महाभवगुप्त है, महाभवगुप्त है, इसके बाद महाशिवगुप्त आएगा ना, महाशिवगुप्त आएगा। ऐसे महाशिवगुप्त प्रथम, इसके नाम पे लिखा था ययाति,
ऐसे महाशिवगुप्त ययाति। और फिर से वही रिपीट होगा, महाभावगुप्त है, ऐसे महाभावगुप्त द्वितीय, इसके नाम के सामने लिखा आता है भीमरथ। फिर क्या आएगा बताओ? महाशिवगुप्त द्वितीय आएगा। ये लिखाता है धर्मरथ, धर्मरथ। फिर क्या आएगा बताओ? महाभावगुप्त तृतीय आएगा। ये नहुस लिखाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पर तृतीय तक आकर रुक जाना है। अब इसके बाद एक नाम बीच में आएगा इंद्ररथ, इंद्ररथ, ठीक है। बीच में ये नाम घुस गया। अब फिर से यहाँ पर कौन आ जाएंगे? महाशिवगुप्त आएंगे, मतलब महाशिवगुप्त तृतीय आएगा। और ये लिखाता है चंडीहर, है ना। चंडीहर ये याति लिखाता है, या फिर सिंपल चंडीहर भी लिख सकते हो। अब क्या आएगा? हम्म, है ना, महाभगुप्त चतुर्थ है। उद्योत केसरी, ठीक है। ये क्या है? इनका नाम के सामने क्या लिखा था है, मतलब पीछे क्या लिखा था है? उद्योत केसरी, है ना। उद्योत केसरी। चतुर्थ वाला क्या हो चुका है? महाभगुप्त हो चुका है, ठीक है। महाशिवगुप्त का चतुर्थ आएगा। महाशिव, हाँ, महाशिवगुप्त का चतुर्थ है। ये लिखाता है क्या? जन्मेजय, ठीक है। अब लास्ट एक और याद रख लो, कर्ण केसरी। कर्ण केसरी, हाँ, दोनों को ऐसे ही याद रखना है ना, पूरा नाम को याद रखना पड़ेगा। इसको भी याद रखो और इसको भी याद रखो, ठीक है। और फिलहाल इसको याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये जो सोमवंश है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने को बहुत कुछ है इसके बारे में जानकारी, बहुत कुछ है, बुक में मिलेगा आपको, लेकिन हमको नहीं पढ़ना है ना। फालतू को मेहनत नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता तो कोई मतलब तो नहीं पढ़ने का। अब वैसे भी छत्तीसगढ़ के इतिहास देखोगे तो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद ऐसा लगेगा कि सर इसको रिविजन कैसे करें, ठीक है, इतना सारा है। अभी तो ठीक है, अभी सिर्फ प्राचीन इतिहास अभी खत्म हो रहा है, इसका मध्यकालीन आएगा और फिर आधुनिक आएगा, इतना बचा हुआ है। तो कलिंग का सोमवंश है, इसमें अब लिखो शिवगुप्त को छोड़ करके,
है ना, शिवगुप्त को छोड़ करके बाकी जितने भी शासक हैं, ये जितने भी शासक हैं ये त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। त्रिकलिंगाधिपति, ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते हैं, किसको छोड़ करके? हाँ, इस शिवगुप्त को छोड़ करके ये सभी। अब तक एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और सिर्फ वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। देखो अब कुछ कुछ पॉइंट और है, उसको भी लिख लो। जैसे यहाँ पर है महाशिवगुप्त प्रथम ययाति, इसके बारे में हमको मारंजमुर शिलालेख है, ठीक है, एक शिलालेख है ना, इंस्क्रिप्शन है, कौन सा है? मारंजमुर। यहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक, किसके बारे में? महाशिवगुप्त प्रथम ययाति के बारे में, है ना। शिलालेख वगैरह से, इंस्क्रिप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलो बस इसमें इतना काफी है, बाकी चीजों को जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ने का। इसके बाद लिखो मैकल का सोमवंश। कलिंग का सोमवंश हो गया, अब मैकल का सोमवंश। मैकल मतलब कौन सा वाला क्षेत्र है? कवर्धा वाला क्षेत्र है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़, तो मैंने क्या बोला, छत्तीसगढ़ का ये वाले क्षेत्र में चले गए हैं जो पांडु वंश थे, तो एक तो ये वाले क्षेत्र में चले गए हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मैकल का सोमवंश। एक तो यहाँ पर जो पांडु वंश थे, मतलब यही पर पांडु वंश थे, एक तो इधर चले गए, एक तो इधर चले गए, इस प्रकार से है। इधर वाले को क्या बोले हैं अभी? कलिंग वाले, हाँ, कलिंग का सोमवंश। एक तो ये कांकेर वाले क्षेत्र में भी हमको देखने को मिलता है, लेकिन ये कांकेर वाला मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो पूरा छोड़ ही दो। मैकल के सोमवंश के कुछ शासक है जिसका नाम हम लिखेंगे, ठीक है, कलिंग वाला को लिख चुके हैं, मैकल के सोमवंश। तो इसमें है जयबल, ये सबके नाम में बल बल आता जाएगा ना, ठीक है। तो जयबल है, वत्सबल है, जयबल, वत्सबल, नागबल, भरत बल, और लास्ट है सूरबल। और लास्ट वाले से ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है ना, क्या प्राप्त हुआ है? ताम्रपत्र, ठीक है, कॉपर प्लेट प्राप्त हुआ है इसका, बमहनी नामक स्थान से। बमहनी, है ना, महासमुंद में है। ठीक है, ताम्रपत्र मतलब कॉपर प्लेट इसका प्राप्त हुआ है, ठीक, बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। हो गया। चलो अब ये पांडु वंश के बाद सोमवंश, ये हो गया खत्म, है ना।
अभी हम लोग क्या प्राचीन इतिहास जो अपन पढ़ते हैं उसमें सिर्फ यहीं तक देखते हैं। इसका जैसे बाण वंश आएगा, बाण वंश को भी इसी में देख लेते हैं, छोटा सा है वो, ज्यादा कुछ नहीं है। और इसका कौन आएगा, कलचुरी आएगा। तो मेन कलचुरी से पढ़ना हम लोग चालू करेंगे, उसको अगले क्लास में करेंगे। बाण वंश को भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर अगले क्लास से हम लोगों का कलचुरी वंश शुरू हो जाएगा। बाण वंश तो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा का पाली वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे कोरबा है, कोरबा में पाली है, इस पाली वाले क्षेत्र में ही ये लोग शासन कर रहे थे। पाली बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ा इनका वंश नहीं था, छोटा सा था, छोटे क्षेत्र थे, पाली वाला क्षेत्र है कुछ थोड़ी दूरी का, वहां पर ये लोग शासन कर रहे थे। तो इनका राजधानी आएगा तो क्या लिखेंगे, पाली लिखना है ना, पाली है और क्या है, पाली। राजधानी में क्या रहेगा, पाली, है ना। राजधानी कैपिटल इसमें क्या रहेगा, पाली। कौन सा समय रहेगा, 9वीं सदी रहेगा। अब इसमें मात्र दो नाम याद रखेंगे, एक तो याद रख लेंगे महामंडलेश्वर मल्लदेव, महामंडलेश्वर। है ना, महामंडलेश्वर मल्लदेव, ये संस्थापक के तौर पे जाने जाएंगे, फाउंडर कहलाएंगे ये, है ना, संस्थापक। बाण वंश के संस्थापक कौन है, तो क्या बोलेंगे, महामंडलेश्वर मल्लदेव है। ठीक है, एक तो ये नाम है, और दूसरा नाम रहेगा विक्रमादित्य जयमऊ। ये दूसरा नाम है, ठीक है। इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अभी देखेंगे कलचुरी वंश के जो शासक हैं, शंकरगढ़ द्वितीय देखते हैं, वो इसी को पराजित करके, इसी की हत्या करके यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, कलचुरी वंश की स्थापना करेंगे। तो कलचुरी वंश से रिलेट करना है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, बाकी इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक, तो एक क्या देख लिया, विक्रमादित्य जयमऊ। इसके बारे में बस याद रख लो कि पाली में शिव मंदिर किन्होंने निर्माण करवाया है, पाली में क्या निर्माण करवाया, शिव मंदिर। और कलचुरी वंश के एक शासक अभी देखेंगे, जहां तक वो क्या है, जाजल देव प्रथम है, देखेंगे, ठीक है, प्रथम है कि द्वितीय है। वो पाली किसी शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, फिलहाल अभी क्या याद रखना है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, विक्रमादित्य जयमऊ ने करवाया था। चलो, ये हो गया आपका बाण वंश। हो गया ना, लिख लिया। अब देखो, बहुत सारे सिक्के हम लोग पढ़ भी चुके हैं और कुछ नहीं भी पढ़े हैं। जैसे आप लोगों को मौर्य वंश का कुछ कुछ सिक्का में बताया था, मौर्य वंश का अकलतरा, ठठारी, बारगांव सब बताया था, है ना। रायपुर का कुछ जगह बताया था, उड़ेला, आरंग, तारापुर, ये सब जगह बताया था ना, है ना। आप लोग तो नहीं थे क्लास में, मतलब लेट से ज्वाइन किए हैं। तो ये मौर्य वंश का कुछ सिक्का हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा सातवाहन वंश का बताया था, बालपुर बताया था, चक्रबेड़ा बताया था, मल्हार बताया था, है ना। तो मौर्य वंश हो चुका है, सातवाहन वंश के सिक्के हो चुके हैं, कुषाण वंश के सिक्के कुछ बताया था कि नहीं, एक दो सिक्का नहीं बताया था। बिलासपुर वाले क्षेत्र से, कोरबा वाले क्षेत्र से कुषाण वंश का प्राप्त हुआ है। गुप्त वंश का कुछ बताया था, गुप्त वंश का सिक्का नहीं बताया हूँ, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा दिया था, लेकिन सिक्का नहीं बताया था। हाँ हाँ, कुषाण वंश तो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नहीं भी पढ़ोगे चलेगा।
गुप्त का है, ठीक है, गुप्त का है, दुर्ग वाले क्षेत्र से, बानाबराद वाला क्षेत्र है, वहां से सिक्का प्राप्त हुआ है, रायपुर वाले क्षेत्र से प्राप्त हुआ है ना। गुप्त के बाद जैसे हम लोग देखते हैं नलवंश, नलवंश का सिक्का बताया था, है ना। कोंडा गांव का क्या था, अड़ेंगा, ऐसे कुछ जगह था, है ना, अड़ेंगा नाम का कुछ जगह है। बालोद का कुलिया वाला जगह है जहां से सिक्का प्राप्त हुआ था नलवंश का। सरभपुरी राजवंश का सिक्का बताया था, आप लोग थे ना सरभपुरी में, नहीं थे, ऐसा कुछ बताया था, सर ने प्रसन्न मन से प्रवर दान दिए, याद आया। सरभपुरी राजवंश के शासकों का नाम बताया था ना, सर ने प्रसन्न मन से, प्रसन्न मन से प्रवर दान दिए से, प्रवर दान दिए। सरभपुरी, है ना, सरभपुरी राजवंश का पहला शासक क्या है, सरभपुरी ना, सरभ राज रहेगा, सरभपुरी राजवंश के नाम से ही सरभ राज। फिर इसके बाद नरेंद्र, न से क्या रहेगा, नरेंद्र। इसके बाद प्रसन्न मात्र, प्रसन्न मात्र सबसे शक्तिशाली शासक, इसी को बताया था ना। इसके बाद यहाँ पर क्या था, मन मात्र, इसका दो तीन नाम और बताया था, दुर्गराज और जयराज, है ना, दुर्गराज और जयराज। और से क्या था, सुदेवराज। इन्होंने इंद्रबल को क्या कर दिया था, अपना सर्वाधिकारी कर्ता नियुक्त कर दिया था, है ना, अपने साम्राज्य का क्या कर दिया था, सर्वाधिकारी कर्ता, मतलब पूरा राजपाट को उसी के हिले हवाले छोड़ दिया था, लो संभालो ऐसे बोल के। तो फिर वो क्या कर देता है, लास्ट में जाकर गद्दारी कर देता है। और अब प्रवर राजनीति, ठीक है, यहाँ पर कहाँ है, ये प्रवर, है ना, प्रवर राज प्रथम आएगा और इसका प्रवर राज द्वितीय आएगा। ये प्रवर राज द्वितीय को मार करके क्या कर देता है, वो पांडु वंश की स्थापना कर देता है, और वही पांडु वंश को हम लोगों ने पढ़ा है। पांडु वंश के बाद क्या पढ़े हैं, तो ऐसे हम लोग पढ़े हैं। तो सरभपुरी राजवंश अपन देख चुके हैं ना, ध्यान में रखेंगे, सरभपुरी राजवंश के इसका शासकों का ही नाम पूछा जाता है, शासकों का नाम को अच्छे से याद रखेंगे, ट्रिक बना बना के याद रखना है। वैसे क्षेत्रीय राजवंश का बताया था, है ना, तो सबको देखना है आप लोगों को। देखो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसको देख लेते हैं। ये सिलेबस है, वहां से प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है, मांग लेना। ये काम नहीं करता क्या, इसमें लिखाता है कि नहीं, पता नहीं। इधर से, इधर से, हाँ, ये ये नीचे सेकंड ये, अच्छा ठीक, इसके बाद मार्कर, अच्छा यहाँ पे ना, ठीक, कहाँ गया, इसमें नहीं मिटेगा वो। चलो देखो इसमें,
है ना। देखो हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा था, भौगोलिक विस्तार, ये हम लोग देखे थे। ठीक है, लोकेशन और एक्सटेंट हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, कहाँ से कहाँ तक है। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, राज्य गठन का घटनाक्रम और सामान्य परिचय। अभी कुछ समय पहले आपको मैं राज्य गठन बताया था, है ना, कैसे कैसे जिले का निर्माण हुआ था। 98 में, 1998 में 9 जिले, है ना, क्या था, जज का दम। ठीक है, याद है कि नहीं, है ना। इसके बाद 2012 में और क्या, 9 जिले, क्या था, मूंग को सुबह सुखाना, ठीक, ऐसा था। 2007 में दो, बीजापुर और क्या, नारायणपुर। ठीक है, 1973 में एक, कौन सा, राजनांदगांव। ठीक है, उसके बाद और क्या था बीच में, 1948 में, तो ठीक है वो 3, हाँ। उससे पहले शुरुआत में हम लोगों ने क्या देखा था, 1961 में, सॉरी 1861 में। ठीक है, कितना देखे थे, 3 था, लेकिन एक संबलपुर चला गया उधर, तो फिर हमारे पास बचा कितना, 2 ही बचा था। और 1906 में क्या बन गया था, दुर्ग बना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो हमारे पास जिला की संख्या कितनी थी, कितना था, 16। ठीक है, छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो कितना था, 16। और जब एमपी बना उस समय, है ना, 1 नवंबर 1956 को क्या था, एमपी का गठन हुआ है, मध्य प्रांत से क्या बना, वो एमपी बना, मध्य प्रदेश बना। उस समय कितने थे, 6 थे। ठीक है, तो ऐसे सबको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो वही राज्य गठन का घटनाक्रम को हम लोगों ने भौगोलिक स्वरूप के रूप में देखे हैं, उसका राजनीतिक स्वरूप हमको और देखना है, मतलब कि कौन कौन से जो राजनेता वगैरह हैं उन्होंने क्या क्या मांग किया, क्या क्या विद्रोह किया, है ना, ऐसा टाइप का। जैसे कि नया जिला बनाने के लिए, नया या फिर राज्य बनाने के लिए बहुत बार क्या हो जाता है, बहुत लंबे समय से मांग चलते रहते हैं, विधानसभा मांग चलते रहता है। ठीक है, तो वैसा कुछ बहुत सारा मांग हुआ था, वो सबको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तो ये हो चुका था, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, चट्टान वगैरह को हम लोग पढ़े थे। ठीक है, चट्टान हो चुका था, चट्टान पढ़ने के बाद मिट्टी भी पढ़े थे, है ना। चट्टान पहले पढ़ना, फिर क्या पढ़ना है, मिट्टी पढ़ना है। फिर आपको मैं प्राकृतिक विभाजन भी बता दिया था, है ना, छत्तीसगढ़ का फिजिकल डिवीजन बता दिया था, 4 भागों में कैसे छत्तीसगढ़ को बांटे हैं, ऐसे भौगोलिक रूप में इसको हम लोग बांटे थे। जलवायु पढ़ाया था, तो थे कि नहीं आप लोग, ठीक, कितने लोग थे, और बाकी अभी अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना इसको, वीडियो को जाकर देखना। अपाह तंत्र, रिवर सिस्टम ना, रिवर सिस्टम ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, जल प्रपात, बांध परियोजना हो चुका है, सिंचाई बचा है। ठीक है, सिंचाई, उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, वन्य जीव संपदा, ये सब चीज बचा हुआ है। और ये सब किसके अंतर्गत आएगा, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में आएगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में आएगा। पंचायती राज और नगरीय निकाय, इसको पढ़ेंगे, इसका कम से कम 12 से 15 क्लास लगेगा, तब कहीं जाके पंचायती राज और नगरीय निकाय कंप्लीट होगा। यहाँ से मानकर चलो सीजीपीएससी में कम से कम में 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिलहाल 2-3 साल से पैटर्न बिगड़ा हुआ था, कभी दे रहे थे कभी नहीं दे रहे थे, लेकिन इस बार 4 से 5 क्वेश्चन देगा। पिछले बार पूछा गया था, है ना, करीबन 4-5 क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार भी क्या रहेगा, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास अभी चल रहा है ना, यहाँ से भी कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, लेकिन इसको लिखो 7 से 8 क्वेश्चन करीबन, 8 से मतलब 7 से 8 क्वेश्चन कम से कम में आता है। ठीक है, साहित्यकार वगैरह का बहुत सारा नाम है ना, रटते रटते थक जाओगे, इतना सारा नाम है। उसको देखेंगे लास्ट में, है पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, मेन मेन जो रहेगा उसको बताऊंगा। इसका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो भी रहेगा उसको देख लेंगे। इसमें आपका देखो, इकोनॉमिक सर्वे में मतलब आर्थिक सर्वेक्षण में, तो यहाँ से शुरू होता है छत्तीसगढ़ में। सिंचाई, है ना, सिंचाई है, कृषि है, उद्यानिकी है, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, वन्य जीव, वन और वन्य जीव को भी और पढ़ेंगे। इसको 2 टाइप से पढ़ा जाता है ना, मतलब एक तो हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि एक नेशनल पार्क वगैरह अपन देखें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क वगैरह थे कि नहीं क्लास में, है ना, वो सब देख चुके हैं। उसी में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में कितना आरक्षित वन है ना, कितना आरक्षित है, कितना संरक्षित है, ऐसा जो भी चीजें हैं वो सबको पढ़ेंगे। साल, सागौन वगैरह कितने कितने हैं वो सबको देखना है।
तो इसमें कुछ कुछ चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। खनिज को सीधा हम लोग उसी में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में ही। उद्योग भी उसी में पढ़ेंगे। उद्योग को तो अभी मैं पढ़ा दिया, बहुत सारे उद्योग है ना। उद्योग से लगभग चीजें समझ में आ गई होंगी, कैसे कैसे क्या क्या होता है ना। ये हो गया। परिवहन को मैं क्या बताया था आप लोगों को, परिवहन में नेशनल हाईवे बताया था ना, है ना। 20 नेशनल हाईवे को मैं बता चुका हूँ मैप में। ऊर्जा संसाधन में इसको हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ेंगे। कोरबा में जितने भी वहां पर थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं ना, ताप ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं, थर्मल पावर प्लांट कोरबा में ही देखते हैं ना, ठीक है। और एक यहाँ पर जांजगीर चांपा में देखते हैं। तो 3-4 कोरबा में देखेंगे, एक जांजगीर चांपा में देखेंगे। यहीं पर ये थर्मल पावर प्लांट कंप्लीट हो जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखेंगे, एक तो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कहाँ, मिनी मासा में, है ना। कितना मेगावाट का वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जनरेशन होता है, 120, है ना, 120। इसको यहाँ पर गंगरेल में बताया था कितना मेगावाट का। हाँ, गंगरेल में कितना बताया था, 10 मेगावाट का, है ना। 7 मेगावाट का कहाँ, सिकासार में, है ना, ये गरियाबंद में 7 मेगावाट का। और कोरबा में ही 1.6 मेगावाट का एक और क्या था, लघु जल विद्युत परियोजना। तो ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट जितने भी है वो हो गए। और एक सह उत्पादन अभी मैं आपको कहाँ बताया, कवर्धा में क्या था, भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, वहां पर एक है। इस प्रकार से ये विद्युत हमारा कहाँ गया, जो भी है, ठीक है। देखो ऊर्जा संसाधन है, तो ये कंप्लीट हो जाते हैं उसी में। इसको इकोनॉमिक सर्वे में और पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे उसका। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान कितना है वो सबके बारे में बात करेंगे, है ना। योगदान कितना है और उसका जो ग्रोथ रेट वगैरह है वो सब कितना कितना है, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। शिक्षा में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट वगैरह है, उनकी स्थापना वगैरह कब कब हुई है, वो सबको देखना होता है। उसको पढ़ेंगे बाद में, वो भी इकोनॉमिक सर्वे में ही आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक शिक्षा तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करके रख लेना कि इसको हम किसमें पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। बाकी इधर का कोई टॉपिक अगर नहीं हुआ होगा या फिर रिपीट करना होगा कभी, तो मेरे को बताना। वीडियो देखना है ना, यूट्यूब में जो सॉरी एप्लीकेशन में जो वीडियो उसको देखो, देख करके समझो, और नहीं समझ में आता फिर आके पूछो, मैं कभी कभी बीच में रिपीट कर दूंगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो अभी जनजाति बचा हुआ है ना, जनजाति। तो यहाँ से भी मान कर चलो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है ना। जनजाति से भी कितना, 6-7 क्वेश्चन आएगा। लोक कला संस्कृति बीच बीच में 1-2 टॉपिक में भी आपको पढ़ाया था, है ना। यहाँ से भी कम 3-4 क्वेश्चन बनता है। लोक कला संस्कृति से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। आभूषण से क्वेश्चन बना देगा, है ना। आभूषण कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे पहनते हैं, इस प्रकार से जो आभूषण होता है उसका नाम पूछ देता है। बहुत सारे जो व्यंजन है, खाने पीने के जो पदार्थ हैं, बेहरौरी है, फरा है, जानते होंगे नाम, है ना, चीला है, बोवरा है कि नहीं, है? बताऊंगा उसको, है ना, पढ़ाएंगे उसको। छत्तीसगढ़ का उसको रसगुल्ला कहते हैं, मीठा रसगुल्ला। तो वो सब उसी के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। पर्यटन स्थल में कुछ कुछ जगह आपको उस दिन में बताया था, बहुत सारा नाम देखे थे ना, बहुत सारा नाम बताया था। चंद्रपुर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसे हम लोग देखे थे ना। पर्यटन स्थल वो बीच बीच में रिपीट होता रहेगा। नदी वदी पढ़ाता है तो वहां पर भी रिपीट होता है, तो वो हमेशा रिपीट होगा। अभी हम लोग जब कल्चरी वंश पढ़ेंगे तो बहुत सारा नाम वहां पे आएगा। आगे जितने भी राजवंश देखने वाले हैं वहां पर फिर से वो सब नाम को और देखते जाएंगे, कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन निर्माण करवाए थे, मतलब किसने किसने निर्माण करवाया था, ये सब चीज को। ये पर्यटन स्थल उसमें आ जाएगा। प्रमुख व्यक्तित्व को देखेंगे, है ना। ये जब इतिहास कंप्लीट कर लेंगे, हिस्ट्री जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो आधा से ज्यादा जो प्रमुख व्यक्तित्व है, फेमस जो पर्सनालिटी है, वो सब कंप्लीट हो जाता है। प्रमुख व्यक्तित्व उसमें कंप्लीट हो जाएगा। खेल पुरस्कार वगैरह सब आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन हो जाएगा। इसको लास्ट में देखेंगे। राज्य अलंकरण पुरस्कार मिलता है हर साल, तो पुरस्कार मिलता है ना, राज्य अलंकरण पुरस्कार। वहां से एक क्वेश्चन डन है, सीजीपीएससी में एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन बना देता है। तो इसको देखेंगे। करीबन 35-36 नाम हमको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, है ना। किसको किसको क्या क्या पुरस्कार मिला है वो सबको देखना होता है। प्रमुख योजना वगैरह को करंट अफेयर्स में देखेंगे, कौन कौन सी योजना है ना, मतलब एग्जाम से पहले अपन उसको देख लेंगे। समझ आया ना क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीज आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देख लेना ऐसे। अब देखो इतिहास में क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपका, ठीक है, ये भी इंग्लिश इस प्रकार से है। तो हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं, एंसेंट हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने बाण वंश में पढ़ाया आपको, है ना।
बाणवंश इसको कब देखे हैं, है ना, 9वीं सदी ऐसे कुछ लिखा था, है ना, 900 AD यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ तक हम देखें। इससे पहले अभी मैं क्या बताया हूँ आपको, सोमवंश है ना, सोमवंश। तो 2 जगह का सोमवंश बताया हूँ। अच्छा देखो यहाँ पर कांकेर का सोमवंश नहीं बताया हूँ, है ना, कांकेर का सोमवंश यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप, उसको मैं बोला हूँ छोड़ देना, ऐसे बोला तो कांकेर है। यहाँ सोमवंश किसका बताया मैं, कलिंग का बताया, ठीक है। ये कलिंग वाला याद रखना है, कहाँ का है ये, उड़ीसा वाला क्षेत्र है, कलिंग का सोमवंश है। इसी की सोमवंश को पहले क्या बोलते थे, पांडुवंश बोलते थे। यही पांडुवंश आगे चल के क्या कहलाया, मैं बोलूँ सोमवंश कहलाया है। तो ये देख चुके हैं, पांडुवंश को हम लोगों ने देखा 6वीं 7वीं सदी में, है ना, महासुगुप्त बलार्जुन वाला जो भी कहानी अपन देखें सब इसमें आ गया है। सोमवंश, सॉरी आपको जो क्या था, चीनी एक यात्री था, क्या नाम था, वेन सॉन्ग, है ना, कब आया था, हाँ 639 ईस्वी में आया था। यही वाला समय है ना, ये समय देखें अपन। इससे पहले मैं अभी आपको क्या बताया था, सरभपुरी राजवंश, सर ने प्रसन्न मन से प्रवर दान दी, ऐसे कुछ मैं बताया था, है ना, ये अपन देखे थे। इससे पहले मैं जितने भी जो क्षेत्रीय राजवंश था उसको बताया था। जैसे यहाँ पर राज ऋषि तुल्य कुलवंश है ना, राज ऋषि तुल्य कुलवंश है, वाकाटक है, नल है, अरे गुप्त वंश है, सातवाहन है, मौर्य वंश है। इस प्रकार से ये जो भी क्षेत्रीय राजवंश वगैरह था, ये मौर्य वंश वगैरह नहीं है क्षेत्रीय राजवंश में, है ना, बाहर के राजवंश थे, मौर्य हो गया, सातवाहन हो गए। लेकिन हम लोगों ने क्या क्या देखा था, ये देखे थे, नल वंश देखे थे, है ना, सर ने प्रसन्न मन से, उसमें नल आता है, सर सरभपुरी राजवंश, ये सब हो चुका है। इससे पहले ये सब देखे थे, स्टोन एज देखे थे, वैदिक पीरियड देखे थे, रामायण काल, महाभारत काल, बौद्ध जैन, ये सब चीज को देखे थे, ठीक है। जैन बौद्ध ये सब में ज्यादा कुछ नहीं है। मेन हमारा जो शुरू होता है छत्तीसगढ़ के इतिहास यहाँ से, मौर्य से, है ना, मौर्य, सातवाहन, गुप्त, नल, वाकाटक, राजर्षि तुल्य कुलवंश, फिर सरभपुरी, तो यहाँ तक हुआ था, ठीक है। सरभपुरी से ही हम लोग मेन और थोड़ा अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। सरभपुरी नहीं, यहाँ पर गुप्त से कह सकते हो, गुप्त वंश से। मौर्य और सातवाहन का ज्यादा कुछ नहीं था। सरब यहाँ पर गुप्त वंश से, गुप्त, नल, वाकाटक तीनों को एक साथ देखे थे, तीनों में हमेशा युद्ध होते रहता था, होता था ना, गुप्त, नल, वाकाटक तीनों को एक साथ देखे थे। उसके बाद यहाँ पर राजऋषि तुल्य कुलवंश और सरभपुरी राजवंश, ये सब क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत आ रहे थे। पांडुवंश भी क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत आ गया, सोमवंश भी देख लिया। अब हमको क्या शुरू करना है, हाँ मिडिवल हिस्ट्री शुरू करना है। कब से शुरू करना है, 1000 से लेकर के 1741 तक हमको देखना है। और इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होता है किसको, कलचुरी वंश को, है ना। पूरा का पूरा कलचुरी वंश को हम इसमें देखेंगे, मेडिवल में देखेंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, मॉडर्न आएगा, है ना। तो यहाँ पर मराठा जब शुरू करेंगे, कलचुरी जब समाप्त होता है तो क्या आ जाएगा, मराठा आ जाएगा, है ना, मराठा आएगा। अच्छा यहाँ पर ये मेडिवल में ही हम क्या देखना है, एक तो ये रतनपुर का कल्चुरी देखेंगे, रायपुर का कल्चुरी देखेंगे, ठीक है, रतनपुर का कल्चुरी और क्या, रायपुर कल्चुरी। इसी समय रतनपुर रायपुर कल्चुरी, इसी समय आप ये कह सकते हो, ये हम लोग क्या देखते हैं, छिंदक नागवंश और फणी नागवंश, है ना, छिंदक नागवंश, फणी नागवंश, ये सब छोटे छोटे क्षेत्र में शासन कर रहे थे। हम लोग क्या देखेंगे, और काकतीय वंश देखेंगे, बस्तर वाले क्षेत्र में, बस्तर वाले क्षेत्र में काकतीय वंश शासन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में जब देखोगे तो नीचे वाले क्षेत्र में काकतीय वंश शासन कर रहे हैं, जहां पर पहले पहले कौन शासन कर रहे थे, नल वंश, है ना, नल वंश बस्तर वाले क्षेत्र में थे। नल वंश के बाद हम लोग क्या देखते हैं, बस्तर का छिंदक नागवंश पढ़ते हैं, है ना, बस्तर का क्या पढ़ेंगे, छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश के बाद यहाँ पर काकतीय आएगा, ठीक है, काकतीय वंश आएगा। और इसी के अंतर्गत हम लोग को ट्राइबल जो है रिवॉल्ट वगैरह है सबको देखते हैं, ठीक। तो ये अपन देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के सभी, खास करके यहाँ पर देखेंगे तो कल्चुरी, उसको पढ़ा दिया हूँ क्या, हाँ, वो काकतीय वंश सैल्यूकी वंश बताया हूँ ना, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था उसका, ठीक है। वो जो हलवा विद्रोह बताया था ना, याद है कि नहीं, हलवा विद्रोह बताया था ना, उसी में आया था, अजमेर सिंह दरियादेव दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ऐसे ऐसे क्या क्या हुआ था सब बताया था ना। उसके बाद फिर हमारा जो राज्य निर्माण है, जिले के निर्माण का जो घटनाक्रम है वो सब समझाया था। तो काकतीय वंश वहां पे था, इसको अभी शुरू नहीं किया, मतलब बहुत कुछ इसमें इसमें पढ़ना है, बहुत कुछ। पूरा बस्तर का इतिहास काकतीय वंश में खत्म हो जाता है, देखो कहाँ से कहाँ तक है। हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद भी काकतीय वंश यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है ना, 1961 तक हम देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ट्राइबल रिवॉल्ट, जैसे कि जितना भी जनजाति विद्रोह है सब इसी में आएगा। बस्तर वाले क्षेत्र में जनजाति है तो विद्रोह किस में आएगा, इसी में आएगा, काकतीय वंश के अंतर्गत ही हम सब पढ़ेंगे, उसी के आसपास में। अब फिर यहाँ पर मराठा शुरू होगा, मराठा से हम लोग क्या कर देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री
शुरू करते हैं। ठीक है, मराठा आएगा, मराठा के बाद यहाँ पर क्या देखेंगे सबको, अंग्रेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 1854 यहाँ से डायरेक्ट ब्रिटिश रूल हम लोग देखना शुरू करेंगे 1854 से। फिर इधर पूरा अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप कहीं ना कहीं इसको आप ध्यान से देखोगे तो मैं पूरा डेट को मैं साइड साइड में लिख दिया हूँ, जितने इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप इतने को ही याद कर लेते हैं ना, सब डेट को अगर रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कम से कम आपका जो आधुनिक इतिहास है उसमें जो डेट वाला क्वेश्चन है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में गांधी जी पहली बार कब आए थे? स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, कलर चेंज कर दूंगा मैं। अरे स्क्रीन तो पूरा ब्लैक व्हाइट हो गया है। नहीं नहीं अभी नहीं है। चलो ठीक है, ये टॉपिक हो गया। हाँ बैकग्राउंड चेंज करूंगा तो हो जाएगा, ये तो फिलहाल हो गया, बस ऐसे कुछ बता रहे थे इसमें। ठीक है ना, तो ये पीडीएफ को मैं ग्रुप में डलवा दूंगा, है ना, आप लोगों को बैच में डलवा दूंगा। आप लोग प्रिंट भी मिल चुका है, जिनके जिनके पास नहीं है इनको दे दीजिएगा। ठीक, कम से कम सिलेबस को आप लोग प्रिंट करा के ठीक है पढ़ लेना है। और इसमें जो डेट है, आधुनिक इतिहास में जितने भी डेट हैं, है ना, ये डेट को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आप लोग एक एक बार इसको हल्का फुल्का नजर डालते रहिएगा, क्योंकि आगे एक साथ पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो ये टॉपिक मैं क्लोज करता हूँ। कहाँ से बाहर जाऊँगा? ठीक है, स्टार्ट। देखो, आप लोगों को मैं सिक्का पढ़ा चुका हूँ, है ना। सिक्के में ये जो गुप्त वंश का सिक्का है वो मैं नहीं बताया था। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, सीधा प्रिंट निकलवा दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा। इसको पढ़ लेना, लिखाने की जरूरत नहीं है ना। बस गुप्त वंश को मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ कहाँ कहाँ से मिला है। जैसे कि गुप्त वंश का एक हम लोग देखते हैं बानाबरत, है ना। गुप्त वंश का बानाबरत की जो बानाबरत वाला क्षेत्र है, कहाँ, दुर्ग में, तो बानाबरत से सिक्का मिला है। इसी प्रकार से रायपुर का कुछ क्षेत्र है जहाँ से सिक्का मिला है। गुप्त वंश का देखेंगे तो गुप्त वंश हम लोग लंबे समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक भी शासन किए थे, तो उसका सिक्का बहुत सारा प्राप्त हुआ है। तो क्या क्या देखें, बानाबरद है, रायपुर वाले क्षेत्र है, इसके अलावा रायगढ़ वाला क्षेत्र है, खरसिया वाला क्षेत्र है, राजिम वाला कुछ क्षेत्र है गरियाबंद का, है ना। अभी फिलहाल लिखना मत दोस्तों, है ना, इसमें सब लिखा है, मिल जाएगा आपको। बलौदा बाजार वाला क्षेत्र है, बालोद वाला क्षेत्र है, तो ये सभी क्षेत्र से क्या गुप्त वंश के सिक्के हमको मिले हैं। ठीक है, सरभपुरी राजवंश का बता दिया था, सरभ राज का मिला था कुछ सिक्का, मल्हार वाले क्षेत्र से मेन हम लोग देखे थे, मल्हार बिलासपुर वाले क्षेत्र से मिला था। और इसके बाद हम लोग पांडु वंश पढ़े हैं, तो पांडु वंश में हम लोग क्या देखे थे, पांडु वंश को बताया था कि नहीं, बालपुर वाला क्षेत्र सिक्का मिला ऐसा बोलकर। महासुगुप्त बालार्जुन का जो सिक्का है बालपुर वाले क्षेत्र से मिला है, ऐसे कुछ मैं बताया था, बताया था ना। चलो, तो सिक्के में सिर्फ उतना है ना, इतना सिक्का याद रख लोगे तो एक क्वेश्चन आपको सीजीपीएससी का बन जाएगा। सिक्का से क्वेश्चन देता ही है, कौन सा सिक्का किसका है और कहाँ कब प्राप्त हुआ है। अब कल हम लोग क्या देखेंगे, या तो जनगणना देखेंगे या फिर वन को देखेंगे, है ना, फॉरेस्ट देखेंगे। अभी एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देखें, वाद्य यंत्र। ठीक है, मन है कि नहीं पढ़ने का? नहीं है? ठीक है, किसी को पानी वानी पीना होगा तो पी के आ सकते हैं। बाकी वाद्य यंत्र को देखते हैं, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, हेडिंग डाल लो, वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
चाय पानी बन गया। मैडम वो स्क्रीन क्या है ना, ब्लर दिख चुका है ना, थोड़ा उसको टैप करिएगा जब लिखना स्टार्ट करूंगा। हाँ। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, आइडिया है किसी को? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा सर 4 प्रकार के, क्या हो रहा है? 4 प्रकार के वाद्य यंत्र। हाँ हाँ, उसी को अभी देखेंगे। तो निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, लिख लो, है ना, वाद्य यंत्र नहीं है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें मानकर चलो ऑप्शन में क्या दिया है ना, ऑप्शन में जैसे लिख लो तंबूरा है, सारंगी है, और लिख लो एक राम बाजा, और एक लिख लो मोहरी। बताओ। ऐसा ही डायरेक्ट क्वेश्चन सर आता है। मोहरी। कौन सा है इसका आंसर? डी। ऑप्शन डी, ठीक है, मोहरी। ये बता रहा हूँ अभी, ये सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, कौन सा? मोहरी। और ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तत्वाद्य यंत्र में वो सब है, तंबूरा है, सारंगी है, राम बाजा है, बहुत सारा बाजा भी हम लोग देखेंगे। तो 4 प्रकार के हमको वाद्य यंत्र देखने को मिलता है। तो इसमें पहला यहाँ पे लिखो तत्वाद्य यंत्र। दूसरा क्या है?
ठीक है, अगला क्या है? घन वाद्य यंत्र, है ना, घन वाद्य यंत्र। और लास्ट रहेगा क्या? सुशीर वाद्य यंत्र। हाँ, सुशीर वाद्य यंत्र। ऐसे 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हमको देखने को मिलते हैं। इसमें ये 2 प्रकार का रहेगा ना, वितत वाद्य यंत्र में 2 प्रकार का हमको देखने को मिलता है ना। इसमें एक रहेगा एक मुखी, क्या रहेगा? एक मुखी रहेगा, और एक दूसरा होता है द्विमुखी। ऐसे 2 प्रकार के ये देखने को मिलते हैं। तत्वाद्य यंत्र में जैसे कि जानते हैं तंबूरा, ऐसे है ना। तो ऐसे टाइप के जो भी वाद्य यंत्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तत्वाद्य यंत्र बोलेंगे, है ना, जिसमें तार बंधा होता है। ठीक है, जिसमें तार बंधा रहेगा ऐसे, और उसको क्या बोल देंगे? तत्वाद्य यंत्र बोल देंगे। वितत वाद्य यंत्र में एक मुखी में जैसे कि इस प्रकार से जो ढोल ढोलक, इसको क्या बोलते हैं? इसको तबला। तबला। हाँ, तबला, है ना, ऐसा टाइप का। तो एक मुखी है ये। अब ऐसा टाइप का जो ढोलक टाइप का रहेगा, ये क्या रहेगा? द्विमुखी रहेगा। घन वाद्य यंत्र में इसमें क्या होता है देखो, एक मुखी और द्विमुखी में यहाँ ज्यादातर देखने को मिलता है इसका, यहाँ पर या तो प्लास्टिक रहेगा या तो चमड़ा रहेगा। प्लास्टिक का चमड़ा का बना रहेगा, ये ऊपर वाला, ये वाला जो पार्ट है वो, जिसमें तबला बजाते हैं। और नीचे ये जो बेस रहेगा इसका, जहाँ पे ये मेन रहता है, या तो लकड़ी का रहेगा या तो मिट्टी का रहेगा। ठीक है, लकड़ी या फिर मिट्टी का। तो इसमें आप देखोगे तो कहीं पर ऐसा धातु मेटल वगैरह यूज किए हैं? मेटल यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे घन वाद्य यंत्र में खास करके इसमें जो भी धातु है, मेटल है, उसको यूज करते हैं। ऐसा टाइप का। ठीक है, मंदिर में जो घंटी घंटा वगैरह जो होता है, सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? मंजीरा, है ना, ये भी आ जाएगा। झांझ होता है, मंजीरा होता है, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा ये ऐसा कुछ, इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको इसको क्या बोलते हैं? मंजीरा इसी को बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? इसको, और इसको क्या बोलते हैं? रुको, इसका कुछ तो नाम है, खंजरी बोलते हैं इसको। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? खंजरी बोलते हैं। तो ये खंजरी हो, जिसमें जिसमें क्या हो रहा है ना, जिसमें धातुओं के टकराने से, मेटल के टकराने से अगर आवाज निकलता है तो उसको हम क्या बोल देंगे? घन वाद्य यंत्र बोल देंगे। घन वाद्य यंत्र। तो कहीं ना कहीं देखो, सब में मेटल, दो धातु इस प्रकार से टकरा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आवाज निकल रहा है। और सुशीर वाद्य यंत्र में जब हम लोग फूंक मार के जब आवाज निकलेगा तो क्या होगा? वो सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि बांसुरी हो गया, है? इसको इसको अभी क्या बताया? खंजरी, खंजरी।
ठीक है, ऐसा होता है ना शादी वगैरह में शहनाई वगैरह बजाते हैं ना, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे फूक मार के बजाएंगे वो क्या कहलाएगा, वो सुशिर कहलाएगा। हाँ, सब उसी में ले लेने हैं। ठीक, धातु अगर टकरा रहा है, मेटल का टकराने से आवाज निकलता है, क्या आएगा, वो धन आएगा। चमड़ा या फिर प्लास्टिक रहेगा, और क्या रहेगा बेस में इसका, लकड़ी या फिर मिट्टी रहेगा, उसमें क्या कहलाएगा, ये वितत आएगा। एक मुखी या फिर द्विमुखी रहेगा। और जिसमें अगर तार से निकलेगा, तार का तंतु रहेगा, है ना, तार रहेगा या फिर कोई भी कुछ भी रहेगा, वो सब क्या कहलाएगा, तत् कहलाएगा। अब इसमें अगर ये बहुत सारा तार है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तंबूरा बोल देते हैं, या फिर सारंगी वगैरह बोल देते हैं। ऐसा बहुत सारा नाम है, सबको लिखेंगे अभी। अगर एक तार रहेगा, सिंगल एक तो तार बस रहेगा, उसको एक तारा बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, एक तारा बोल देंगे। तो वो सबका नाम अब लिखना होगा। चलो तो फटाफट इसका नाम अब लिखते जाओ। एक तारा, ठीक है, क्या बता, एक तार रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, एक तारा बोलेंगे। तंबूरा, सारंगी, धनकुल जानते हो? धनकुल में क्या होता है, ऐसे एक मटकी होता है ना, ऐसे मटकी को उल्टा उल्टा कर दिए, मटकी को उल्टा कर दिए। और सूपा जानते हैं, सूपा, है ना, बस्तर संभाग में खास करके ये प्रचलित होते हैं धनकुल वाद्य यंत्र ना। सूपा ऐसे जानते हैं, सूपा, धान वन साफ करने के लिए क्या करते हैं, सूपा का यूज करते हैं। तो सूपा को ऐसे उसके ऊपर रखेंगे, ऐसे मटकी को उल्टा कर दें, उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, सूपा रखेंगे। और इसमें फिर एक धनुष, ऐसे धनुष बना करके ऐसे धनुष को रख देते हैं। धनुष बनाते हैं, बांस का धनुष टाइप को बना रहे थे, उसको इस प्रकार से रखेंगे। और दो ठो बांस का खपची लेंगे, बांस का दो ठो क्या लेंगे, लकड़ी लेंगे, ऐसे खपची बोलते हैं उसको। बांस का खपची लेकर के इस तार को ऐसे ठोकते हैं, ऐसे पीटते हैं ऐसे, ठीक है, तो वो वाइब्रेट होगा। तो इसका वाइब्रेशन इसमें जाता है और इसका फिर इसमें जाता है, फिर मटकी से बहुत सुरीला आवाज निकलता है। ठीक है, बहुत बहुत सुरीला आवाज निकलता है। तो हलबा जनजाति में खास करके प्रचलित होता है। बस्तर संभाग में देखेंगे आपका कोंडागांव वाले क्षेत्र में, कोंडागांव वाले क्षेत्र में खास करके धनकुल प्रचलित होता है। जगह क्या होता है, जगारा बोलते हैं उसको। रात को जगते उसको क्या बोलते हैं, जागरण बोलते हैं ना हम लोग, जगराता बोलते हैं, है ना। वैसे ही वहां पर उसको क्या बोलते हैं, जगारा, ऐसे कुछ नाम है उसको, देखेंगे ठीक बाद में। हाँ, तो इस टाइप से ये धनकुल होता है। ठीक है, धनकुल को और मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, जनजाति जब पढ़ेंगे तो वहां पर और आएगा ये। इसके अलावा लिखो किंकरी, है ना, किंकरी है, किनरेरी है, अब आपको जो एग्जाम में पूछा गया वो सबको मैं पहले लिखा देता हूँ ना। एक तो पूछा गया था चिंकारा, एग्जाम में ऐसा पूछा गया था 2021 के एसीएस में पूछा गया था ये, चिंकारा क्या है। चिंकारा क्या है, एक जानवर है, एक वाद्य यंत्र है, खिलौना है, या क्या है, ऐसे पूछा गया था। तो क्या है ये, वाद्य यंत्र है। बहुत लोग इसको जानवर मार के आए थे, ऐसा लग रहा है चिंकारा नाम का जानवर है, तो ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। बैंजो, ये भी एग्जाम में कई बार आ गया है ना, बैंजो नाम का वाद्य यंत्र है, हारमोनियम की तरह ये होता है। किंकरी हो गया, इसी में आ जाएगा, ठीक है, इसी में ले लेना इसको। किनरेरी है ना, किंकरी, किनरेरी, कुंजाड़, राम बाजा, और ढोभीर रहेगा एक, और एक रहेगा ढोसीर। ये लास्ट का जो 3-4 लिखा है ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू का ज्यादा याद रखेंगे। ठीक है, शुरू का कौन कौन सा, एक तारा, तंबूरा, सारंगी, धनकुल, किनरी, चिंकारा, बैंजो।
यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ठीक, इतना नाम याद रखेंगे। बाकी इधर का किनरेरी है, कुंजाड़ है, रामबाजा है, ढुसीर है, ढुम्बीर है, ढुबीर है, ये सब इस प्रकार से ये है, ठीक है। अब देखो एक मुखी में बताओ, दो चार नाम अपने से बताओ। आप लोगों का अगला क्लास कितने बजे है? 6:15 में, ठीक, 10 मिनट में हो जाएगा। तबला किस में आएगा? है ना, एक मुखी में आ जाए, है ना। तबला है, ताशा है, नगाड़ा है, गणवा बाजा। ताशा कैसा होता है? ऐसा ढोलक टाइप के रहता है ना, बजाते हैं ना ताशा, है ना। वैसे ही होता है ना ताशा, इसमें। हाँ हाँ, डफली भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। डफली भी किस में आएगा? इसमें आएगा। नगाड़ा, गढ़वा बाजा, सिंह बाजा, ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखेंगे। हाँ। ठीक है, क्या हो गया? सिंह बाजा। इसके बाद एक लिखेंगे निशान, ठीक, क्या है? निशान है। इसी के साइड में लिख लो गुडुम, ठीक, क्या है? गुडुम है ना। गुडुम ऐसे, वो जो सिंह बाजा है ना, इसी को क्या बोल देते हैं? गुडुम बोल देते हैं। सिंह बाजा का ही क्या नाम है? गुडुम है। ये जो ऐसा रहेगा ना, ऐसा टाइप का रहता है, इसमें आप लोग सिंह लगा हुआ देखे होंगे कभी, देखे हैं ऐसा टाइप का? बस्तर संभाग में कभी आप चले जाओ तो सिंह लगा रहता है ऐसे, है ना, वहां पर बजाते हैं ऐसे, इसको क्या बोल देते हैं? सिंह बाजा बोल देते हैं, सिंह लगा हो इसलिए, है ना। इसके बाद लिखो डफली, डफली रहेगा। इसी में लिख लो चांग, है ना, क्या है? चांग है। इसके बाद लिखो तुड़बुड़ी, तुड़बुड़ी है। टिमकी, ये इंपॉर्टेंट है ना, बस्तर संभाग में टिमकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंह बाजा बहुत इंपॉर्टेंट है। निशान या फिर गुडुम इंपॉर्टेंट है। डफली चांग तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। गढ़वा बाजा इंपॉर्टेंट है। नगाड़ा वो भी इंपॉर्टेंट है। खास करके टिमकी, इसको याद है। सिंह बाजा और टिमकी, ये सब में कंफ्यूजन ज्यादा होता है ना। टिमकी सुन करके कैसा लग रहा है? घंटी टेप को कुछ होगा, टिन टिन करता होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। टिमकी क्या रहता है? ऐसा ही कुछ रहेगा, है ना। थोड़ा सा क्या होता है, फ्लैट टाइप का रहता है, ज्यादा ऐसे वो नीचे से बड़ा नहीं रहेगा, थोड़ा फ्लैट रहता है टिमकी। टिमटिमी, है ना। टिमकी पे क्या है? टिमटिमी है। ढपरा है, ठीक है। ये जो टिमकी है ना, टिमकी को खास करके होली के समय बजाते हैं, है ना। होली के समय बजाए नहीं नहीं, टिमटिमी को बजाते हैं, ठीक। टिमटिमी कब बजाते हैं? होली के समय। टिमकी को बजाते हैं माओ पाटा के समय, है ना। टिमकी को लिख चाहो तो लिख सकते हो माओ पाटा। अभी देखेंगे बस्तर संभाग में माओ पाटा, जब हम लोग मुड़िया जनजाति पढ़ेंगे ना, तो वहां पर माओ पाटा आएगा, है ना। एक प्रकार का नृत्य होता है माओ पाटा, उसमें हम लोग उसके बारे में बात करेंगे।
चलो अब यहाँ पर द्विमुखी लिखो। द्विमुखी में ज्यादा कुछ नहीं है। ढोल जानते हो? ढोल जानते हो, ढोलक जानते हो? मांदर पता है? मृदंग? और एक और याद रख लो, बेरिया ढोल। ढोल से नाम से पता चल जाएगा। तो फिलहाल ऐसे बस 4-5 नाम है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, लिख रहे हैं कि नहीं आप? लिख रहे हैं ना? ठीक है, इतना फास्ट? या हाथ दर्द कर दिया लिखते लिखते? देखो घन वाद्य यंत्र में मंजीरा है ना, मंजीरा है। चिटकुल है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चिटकुल है, मंजीरा जैसा ही होता है। ठीक है, चिटकुल कैसा होता है? मंजीरा जैसा होता है लेकिन छोटा छोटा होता है ना। मुयांग, मुयांग भी इंपॉर्टेंट है। ये अपन जो घंटी देखते हैं ना, घंटा घंटी, उसी को क्या कहा जाता है? मुयांग, है ना। मुयांग के नाम से भी जानते हैं इसको। झांझ, इसके बाद एक याद रखना, तिरड्डी। ऐसे तिरड्डी है, और है ढुडरा। खंजरी, और एक लिखना खड़ताल। ठीक है, खंजरी और क्या? खड़ताल। इसमें खड़ताल के सामने चटकोला भी लिख लो, है ना। नाम अजीबोगरीब है लेकिन याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब सुशीर वाद्य यंत्र में लिखो। अलगोजा। ठीक, क्या नाम है? अलगोजा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बांसुरी जैसा ही रहता है ये ना, बांसुरी जैसा रहता है लेकिन छोटा होता है। बांसुरी से बांस का ही बना होता है, मोटा ऐसे। अलगोजा। मोहरी है। अकुम। सुलुड। नेफ्री। तोड़ी। तुरही। ठीक है, तुरही इंपॉर्टेंट है। तुरही, या फिर इसी को तुरई भी कह देते हैं। और करनाल। लास्ट में बांसुरी लिख लो। एक और लिख लो, भेर। भेर। ठीक है, लंबा होता है बांस का। सारंगढ़ वाले क्षेत्र में ज्यादातर वो प्रचलित होता है।
ठीक है, हो गया क्लियर। चलो इसको याद करके आएंगे और इसका क्वेश्चन लिख करके लाएंगे। वाद्य यंत्र से कम 20 क्वेश्चन ना, कल कम से कम 20 क्वेश्चन इससे लिख करके लाना है। ठीक, वाद्य यंत्र को अगले क्लास में थोड़ा और याद दिलाना, कुछ और इसके बारे में है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको देख लेंगे।